संगीता के दो बच्चे हैं, आयुष और खुशी। आयुष सबसे बड़ा है और इसी बात का रोना है संगीता को। अरे भाई, उसके बेटी की उम्र 29 साल की हो गई है और बहुत ढूंढने के बाद भी कोई लड़की नहीं मिल रही। अब तो आयुष को भी अपनी शादी की फिक्र सताने लगी थी। अरे वो मौसी जी का फ़ोन आया था क्या माँ, जो लड़की वाले भैया को देख कर गए थे? अरे कहाँ किसी ने कोई जवाब दिया है। हम तो परेशान हो गए सोच सोच के कैसे होगी आयुष की शादी। हाँ वो तो है, भैया के बाद मुझे भी तो करनी है ना शादी। अरे तुझे अपनी पड़ी है, अभी तो तू 23 की है, आयुष की उम्र तो 29 की हो गई है। 30 होने के बाद तो लड़की मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो आज ही मौसी जी के पास चलते ना, उनसे बात करते हैं। हाँ चलते हैं, क्या पता कहाँ छुपी होगी तेरी होने वाली दुल्हन। आयुष और उसकी माँ संगीता की बहन के पास जाते हैं, जिन्होंने कई सारे रिश्ते आयुष के लिए बताए थे, लेकिन कोई भी लड़की उनकी पसंद की नहीं थी। अरे जी आप तो कुछ कर ही नहीं रही। आयुष की उम्र तो देखो 29 का होने आया है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। अरे अच्छी लड़कियों का तो अकाल ही पड़ गया है मानो। आपके रोहन को तो मिल गई, अब तो आप यही कहेंगी। हाँ आपको मिल गई है अच्छी बहू। अच्छी बहू? रुक 5 मिनट रुक जा, फिर हम बताते हैं कैसी अच्छी बहू मिली है। माँ जी, चावल में पानी कितना डालना है? अरे जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल दे बहू। अच्छा, और भिंडी गोल गोल काटना है कि लंबी लंबी काटनी है? गोल गोल ही काट दो। ठीक है। आप रोटी खाएंगी कि चावल? अरे बहू जो तुझे समझ में आए वो बना दे। अरे वही तो माँ जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा एक काम कर, रोटी ही बना दे। अरे लेकिन घर में आटा नहीं है। अरे तो फिर पूछ क्यों रही थी चावल या रोटी, जब आटा नहीं है तो? अरे पूछना तो हमारा धर्म है ना माँ जी आपसे। हे भगवान, चल जा, अब हम कुछ ज़रूरी बात करें मौसी जी से। हम जाए कि थोड़ी देर बाद वापस आए माँ जी? अरे तुम जा रही हो कि हम उठे? अरे जा रहे ना हम, आप करिए ना ज़रूरी बात मौसी जी से। देखा, ये है अच्छी बहू हमारी। अब बोलो ऐसी चलेगी तुम्हें? अरे जी करे तो क्या करें, आप ही बताओ कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए। देखो हम तुमको बता रहे हैं, ये घरेलू घर के काम करने वाली, सिलाई बुनाई जानने वाली लड़की की तलाश छोड़ो और ऐसी लड़की ढूंढो जो नौकरी करती हो, बाहर रहती हो, सुबह को जाए शाम को आए, जिससे तुम्हें भी आराम मिल सके। हाँ नौकरी वाली लड़की तो हम खुद ही मना कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि आप सही कह रही हैं। हमें नौकरी करने वाली लड़की ही ढूंढनी चाहिए, जिससे घर भी संभल जाए और हम भी पूरा दिन सुकून से रहें। हमारी नज़र में ना एक ऐसी लड़की है, गीता नाम है उसका। तुम कहो तो बात करें उससे, कल ही उन्हें तुम्हारे घर भेज देते हैं। अरे जी ने की और पूछ आप तो कल ही भेज दीजिए उन्हें हमारे घर। ये हुई ना बात। बस लड़की वालों को कह देना कि तुम उनकी लड़की को नौकरी करने से नहीं रोकोगी, लड़की वाले भी खुश और तुम भी खुश। फिर तो मौसी जी आप उन्हें भेज दीजिए ना, कल के कल ही हमारे घर। चंदा की सलाह पर संगीता और आयुष ने नौकरी करने वाली लड़की को ही अपने घर की बहू बनानी है, ये सोच लिया था। अगले दिन गीता और उसके माता पिता आयुष के घर आते हैं। आइए भाई साहब बैठिए। जी। तो बेटा आप कहाँ नौकरी करती हैं? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी नौकरी छोड़ने की या नहीं करने की। हमारी तरफ से पूरी छूट है बेटा आपको नौकरी करने की। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है बहन जी, नहीं तो आजकल कहाँ लोग ऐसी बढ़िया सोच रखते हैं कि बहू को नौकरी के लिए हाँ कह दें। उन्हें तो 24 घंटे काम करने वाली काम वाली चाहिए बस। अरे आजकल ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, हम क्यों पीछे रहे। हमारी तरफ से तो गीता को कोई रोक टोक नहीं है, वो काम कर सकती है भाई। गीता को तो हमेशा से ही ऐसा परिवार चाहिए था जो उसे नौकरी छोड़ने को ना कहे। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे भाई साहब, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। हम तो गीता को एक ही नज़र में पसंद कर लिए हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे तो इंतज़ार है कि कब मेरी बहू मेरे घर आएगी और इस घर में आकर हमारा आंगन संभालेगी।
हम भी खुश हैं, हमारी गीता को इतना अच्छा परिवार मिला है। गीता और आयुष की शादी तय हो जाती है। संगीता की सालों की तमन्ना अब जाकर पूरी हुई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आयुषी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। माँ देखो, आज आपके घर में भी बहू आ गई। हाँ, मेरी सालों की तमन्ना जैसे पूरी हो गई सच में। अब तो ये घर और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं गीता को देकर खुद आज़ाद हो जाऊंगी। हाँ माँ, लेकिन इसके साथ ये मत भूलना कि कल से गीता का ऑफिस भी शुरू हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगी और शाम को आऊँगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम सुबह को नाश्ता और खाना बनाकर चली जाना बहू, बाकी सब मैं देख लूँगी। अगले दिन से गीता सुबह जल्दी उठ गई और सबसे पहले रसोई में चाय, नाश्ता, सब्जी सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन अब उसे ऑफिस के लिए तैयार भी होना था, इसलिए उसने रोटियां नहीं बनाई थी। माँ जी, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, इसलिए मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं। आप बस रोटी बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा। तो मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ, तब तक आप मेरी और आयुष की रोटियां बना दीजिए। गीता जब तक तैयार होकर आई तब तक संगीता ने रोटियां बनाकर दोनों के टिफिन में डाल दी। ये लो तुम दोनों के टिफिन। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। हाँ बेटा, संभल कर जाना। हाँ, मैंने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद आराम करूँगी, यहाँ तो मुझे ही उनको टिफ़िन देना पड़ रहा है। अभी इनके लिए रोटियाँ बनाई हैं, फिर मेरे और खुशी के लिए भी बनानी पड़ेगी। फिर आटा गूंदो, रोटियाँ बनाओ, क्या मुसीबत है यह। कुछ दिनों तक तो संगीता सबके लिए रोटियां बनाने लगी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी बहू से कह दिया कि अब वो रोटियां नहीं बनाएगी। अब मेरे पैरों में ना दर्द सा हो जाता है रोटियां बना बना कर। अब मैं तो रोज़ रोज़ रोटियां नहीं बना सकती बेटा। लेकिन मुझे भी सुबह कहाँ वक्त मिलता है माँ जी की रोटियां बनाओ, और शाम को आने के बाद तो मुझ में काम करने की ताकत ही नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैं काम तो कर ही लेती हूँ। अब तो बहू तुझे ही कुछ जुगाड़ लगाना होगा, जिससे तेरा काम भी हो जाए और मुझे भी कुछ काम ना करना पड़े। तो एक काम करो गीता, रोटियां बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, तुम चावल बना दिया करो सब्जी के साथ, हम वही खा लेंगे। चावल बनाने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता और वो जल्दी भी बन जाते हैं। हाँ, तो आज से तुम सब्जी के साथ चावल ही बना दिया करो, ठीक है। आज से ही इसकी शुरुआत कर देती हूँ। आज मैंने आलू भिंडी की सब्जी बनाई है, उसके साथ चावल बना देती हूँ। ला, हो गया कल्याण। संगीता ने रोटियां बनाना छोड़ा तो गीता ने चावल बनाना शुरू कर दिया। अब तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। वो सुबह सुबह चावल बना देती और थोड़े ज़्यादा ही बना कर जाती थी और फ्रिज में रख कर जाती थी, जिससे उसे शाम को भी चावल ना बनाने पड़े। अब वो सुबह सब्ज़ी चावल बना देती और शाम को दाल बना देती। माँ जी, मैंने छोले चावल बना दिए और आपकी और खुशी के लिए चावल रख भी दिए। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। माँ, मुझे छोले के साथ पूरी खानी है। छोले के साथ चावल कौन खाता है? तो अब क्या करें, सोचा था नौकरी वाली बहू ढूंढेंगे तो आराम ही आराम होगा। यहाँ तो शाम को भी खुद चाय बनाकर पीनी पड़ती है। माँ, मुझे चावल नहीं खाने। सुबह के चावल रात को भी खाने पड़ते हैं। सुबह छोले चावल खाओ, फिर उसके बाद रात को कढ़ी चावल या फिर दाल चावल खाओ। हाँ, तो कभी कभी तू भी कुछ काम कर लिया करना। तुझे पूरी खानी है तो तू भी बना और मेरे लिए भी बनाना। माँ, आप जानती हो ना, मुझसे ये सब काम नहीं होता। आप बना दो ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहू जो घर में रहती नहीं, बेटी जो सारा दिन घर में होती है लेकिन कुछ काम करती नहीं। 2-3 महीने तक सुबह के चावल, रात को भी दाल, कढ़ी या चटनी के साथ खाने के बाद अब सुबह शाम चावल खाना संगीता और खुशी से सहन नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन उन दोनों ने गीता से कह दिया, भाभी, मैं सुबह शाम चावल नहीं खा सकती हूँ। लेकिन सब्जी तो अलग अलग ही होती है चावल के साथ। हाँ, लेकिन चावल तो सुबह के ही होते हैं ना। नहीं नहीं भाई, हम सुबह के चावल रात को नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन मैं भी तो शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से आती हूँ। उस वक्त तो खाने का वक्त हो चुका होता है। आकर खाना बनाओ, किचन साफ करो, मुझे कहाँ इतना वक्त मिल पाता है। एक काम करो गीता, चावल के साथ सब्जी नहीं, चावल को ही कुछ अलग सा बना दो। जैसे बचे हुए चावल से कभी पुलाव बना दिया, कभी कर्ड राइस बना दिया, कभी सब्जियां डालकर तवा पुलाव बना दिया। इस तरह से चीज़ भी अलग हो जाएगी और कुछ नया भी लगेगा, है ना। ठीक
ठीक है, ऐसा कर लेते हैं फिर। आज मैं इस बचे हुए चावल की मसाला खिचड़ी बना देती हूँ, सारी सब्जियाँ डालकर। दही के साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, ये सही लग रहा है। गीता ने अगले दिन से ही सुबह के चावल को अलग सा रूप देना शुरू कर दिया। किसी दिन वो सुबह के चावल से तवा पुलाव बनाती, कभी सांबर राइस, तो कभी नमक मिर्ची डालकर मसाला चावल बना देती। इस तरह सुबह के चावल से पूरे परिवार का गुजरान हो रहा था। इसी बीच गीता की ननद खुशी का रिश्ता आता है और आज उसे लड़के वाले देखने आए थे। जी जी, आइए आइए, बैठे बैठिए। ये मेरा बेटा और बहू। जी नमस्ते। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। जी ये रही। खुशी, आजा आजा बेटा, यहाँ बैठ जा। आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। मैंने सुना है आपकी भाभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। आप भी शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो घर में ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप भी जॉब नहीं करती? नहीं, मैं तो घर में ही रहती हूँ। इसका मतलब आपको घर के काम करने का बड़ा शौक है। सारे घर का काम आप ही करती हैं? नहीं नहीं, वो तो भाभी सारा काम करके जाती है, मैं नहीं करती। तो आप पूरा दिन करती क्या है बेटा? कुछ नहीं, मैं माँ के पास बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, सोती हूँ, बस यही। हे भगवान, ये लड़की क्या बोल रही है? मेरी तो नाक ही मिट्टी में मिला दी इसने। वो आंटी जी ये ना मजाक कर रही है। अभी अभी वो काम सीख रही है घर की, इसलिए ऐसा कह रही है ना खुशी? अच्छा अच्छा, मजाक मजाक अच्छा कर लेती है। मैं ये कह रही थी कि अभी हम लोग चलते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे कि हमें आगे बात करनी है कि नहीं। अरे लेकिन बैठिए तो सही बहन जी। नहीं नहीं, हमें एक ज़रूरी काम याद आ गया है। चलो बेटा कुणाल। जी पापा। खुशी की बातें सुनकर लड़के वाले तो जैसे भाग ही गए और यहाँ खुशी के परिवार वाले खुशी को समझाने में लगे हुए थे। अरे इतनी बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग तेरा घुटनों में ही है अभी भी। तो मैंने सच्ची तो कहा, और क्या कहा। हाँ, बात तो इसकी सही है माँ जी, इसने सच ही कहा है। ये कोई काम तो करती नहीं। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और ये सारा दिन बैठी रहती है टीवी के आगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, है ना खुशी? हाँ हाँ, मैं भी घर के काम और रसोई कर सकती हूँ। तो ठीक है। वैसे भी आप सबको मेरे सुबह के चावल पसंद नहीं आते, तो आज से रात का खाना तुम बनाओगी, वो भी रोटियाँ, क्योंकि मैं तो सुबह को चावल ही बना कर जाऊँगी ना। हाँ तो ठीक है, आप बनाइए अपने सुबह के चावल। मैं रात को सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और वो भी रोटियों के साथ। देखा, मेरी बेटी इतनी भी निकम्मी नहीं है। हाँ, देखते हैं क्या करती है आपकी बेटी। गीता के उकसाने के बाद खुशी को काफ़ी गुस्सा आ गया था। उसने सच में उस दिन रात को इतना अच्छा खाना बनाया कि सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि इतने दिनों बाद सुबह के चावल नहीं बल्कि रात की गरम गरम रोटी थी। इसके बाद खुशी हर रात को सबके लिए खाना बनाती रही। अब वो खाना बनाने में काफ़ी होशियार हो गई थी। वाह खुशी वाह, क्या खाना बनाया है तुमने। एक और रोटी लो ना माँ। अरे बस बस बस, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। तुम्हारा हाथ खाना बनाने में सच में बहुत अच्छा हो गया है खुशी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो खुशी दिन भर टीवी के आगे बैठी रहती थी उसने ये सब बनाया है। इसीलिए तो उस दिन खुशी को लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। ये तो होना ही था, उन्हें खुशी ने समोसे जो खिलाए थे। अब मुझे समझ में आया कि गीता बहू क्यों सुबह रोज़ सुबह के चावल बना देती थी। उसे खुशी को काम चोरी से जगाना जो था। और देखो, आज खुशी की शादी भी होने वाली है। हाँ भाभी, अगर आप हमें रोज़ सुबह के चावल नहीं खिलाती तो आज मैं कुछ भी नहीं सीख पाती। थैंक यू आपकी सुबह के चावल को। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। खुशी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। संगीता बड़ी खुश थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी बेटी ससुराल में रोटियां और चावल खाना सब संभाल लेगी। और अब उसे पता था कि गीता सुबह के चावल क्यों बनाया करती थी। अब तो खुशी की शादी भी हो गई, चले गए वो अपने ससुराल। अब तो बहू सुबह के चावल का उपयोग नहीं करेगी। हम भी कितने पागल थे जो बहू को गलत समझ रहे थे। आज तो रोटी और आलू बनाए होंगे, चलो खाना खा ही लेती हूँ। ये क्या है? ये कर्ड राइस है माँ जी। अरे लेकिन आज तुमने दही चावल क्यों बनाया है? और ये तो सुबह के चावल लग रहे हैं।
हाँ तो मैं ऑफिस जाते वक्त सुबह के चावल बना कर गई थी ना, वही है ये। अरे लेकिन अब तो खुशी भी खाना बनाना सीख गई और अपने ससुराल चली गई, अब क्यों सुबह के चावल? माँ जी, मैं कोई खुशी को खाना बनाना सिखाने के लिए सुबह के चावल नहीं बनाती थी। मुझे वक्त नहीं मिलता था ऑफिस से, और रोटियां बनाने में ना मुझे बहुत आलस आता है। लेकिन आप सबने मुझे इतना प्यार दिया खुशी के लिए, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। हे भगवान, और हम समझ रहे थे कि खुशी कामचोर है। माँ जी, अब होनी को कौन टाल सकता है। आइए ना साथ में खाते हैं कर्ड राइस, वो भी सुबह के चावल से बना हुआ। सत्यानाश। ये कहानी शुरू होती है नेहा के घर से, जहां नेहा के हाथों में मेहंदी लग रही थी और उसकी सारी सहेलियां उसे घेरे बैठी थी। मुझे पता था निधि पहुंचेगी ही नहीं। अरे नेहा, वो कैसे पहुंचेगी बेटा, उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। ये क्या बात हुई मम्मी, उसे पता था ना मेरी मेहंदी हल्दी की डेट क्या है, और उसने मुझे वादा भी किया था। उसी के कारण तो सुबह का फंक्शन मैंने शाम में करवाया, ताकि सुबह उसे लड़का देखकर चला जाए और शाम को आराम से वो यहाँ मेरे मेहंदी के फंक्शन में आ सके। तू शायद भूल गई है, जब जवाई जी तुझे देख कर गए थे तो 2 दिन तक तेरा बुखार नहीं उतरा था। नहीं नहीं आंटी जी, निधि ऐसी नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे होने वाले जीजू को उसे देखकर बुखार हो जाए। कान भाई, किसी बुखार कर रहा है? और अपनी आंखों के सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर ना कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, ना कोई हेलो, सीधा निधि नेहा से कहती है, तो बता क्या हुआ सुबह? अरे क्या ही होता, तेरे जैसी किस्मत नहीं है मेरी कि पहला लड़का देखा और देखते ही हाँ कर दी। 50 ड्रामा किए उसने और फिर मना करके चला गया, नास पीटा कहीं का। 40 रुपए की ना 12 रसमलाई खा गया। ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये करो, वो करो। और इस सब के बाद क्या कहता है पता है? अच्छा, हम सोच कर बताते हैं जी। पूरा दिन खराब हो गया मेरा, और देख हड़बड़ी में ना मुझे ये क्या कपड़े पहन कर आने पड़े। अब यहाँ कोई मुझे ऐसे देखेगा तो कहीं जो टाका भिड़ सकता था वो भी ना भिड़े। मुझसे सुंदर तो आज तू लग रही है। माना तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है, पर कभी तो सोच कर बोला कर निधि, जिसकी हल्दी है वो ये खराब लगेगी क्या? उसे तो बेस्ट लगना ही है। वही ना, हमेशा तो मैं अच्छी लगती हूँ, पर आज मेरे सामने नेहा अच्छी लग रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, ना अच्छे से तैयार हो पाई हूँ। तेरी तो शादी सेट है नेहा, अब अच्छी लग ना लग क्या फर्क पड़ता है? टेंशन तो मेरी है ना, मेरी शादी फिक्स नहीं हुई है। तू हमेशा ना 2 का 4 लगा कर बोलती है, बाय गॉड। और इतना तुझे बता रही ना, इतना तो हुआ भी नहीं होगा। और तेरे कपड़े ठीक तो है, और क्या पहनती तू? मेहंदी के फंक्शन में हम सब तो लाल पीला पहन कर आए, तू ये ओरिजिनल मेहंदी कलर की ड्रेस में। और मेकअप तो तेरा ऐसा लग रहा है जैसे तू पार्लर से करवा कर आई है। मेहंदी के बाद सगाई, पूल पार्टी और उसके बाद शादी। यहाँ नेहा वरमाले की रस्म के लिए सोहेल के साथ स्टेज पर खड़ी हुई थी और नीचे हाथ में खाने की प्लेट लिए निधि एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। क्या किस्मत पाई है नेहा ने, एक तो मुझसे कम लायक है, फिर भी इतना अच्छा लड़का मिल गया, ऊपर से इतना मॉडर्न भी। वरना कौन ससुराल वाले लड़की को शादी में क्रीम कलर का लहंगा पहनने देते हैं? हम कोई फिल्म इंडस्ट्री के तो है नहीं। बैकलेस ब्लाउज, ऐसे रंग का लहंगा, ऊपर से स्टेज में चढ़कर हंसी ठिठोली कर रही है। वही ना बेटा, ऐसा रिश्ता तो तुझे मिलना चाहिए था। मुझसे तो नेहा की खुशी देखी नहीं जा रही। मुझे तो लगता है ये लव मैरिज है, वरना कौन सी दुल्हन इस तरह नाचते हुए एंट्री करती है तो अरेंज मैरिज ही मम्मी, पर इसने सोहेल को ऐसे जाल में फंसाया है कि ये अरेंज मैरिज भी ना लव मैरिज लग रही है। लड़की का परिवार बड़ा अच्छा है, यहाँ आके घुमा कर देख। सोहेल के रिलेटिव में से कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तेरी शादी उसी से कर देंगे। पर निधि की नजरें तो सोहेल पर ही टिकी हुई थी, पर वो क्या कर सकती थी। फंक्शन अच्छी तरह पूरा हो जाता है, नेहा की विदाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की भी शादी हो जाती है। गोवा? तुम पागल हो क्या? मैं निधि हूँ, मैं गोवा जाऊंगी, वो भी मेरे हनीमून पर, कभी नहीं। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ चले? मनाली? छी, मैं इटली जाऊंगी, आजकल सब वहीं जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड नेहा और जीजू भी वहीं होकर आए। अरे तुम्हें खुद की लाइफ को हर बार नेहा की लाइफ से क्यों कंपेयर करना है? वो अलग है, उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं एक क्लर्क हूँ। ये सुनते ही निधि वहां पड़े ग्लास को फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करती है।
हेलो निधि, बता कैसी है तू? अच्छा बताओ यार, जीवन मेरा नरक हो रखा है। अरे कभी तो हंसकर फोन कर लिया कर, जब देखो रोती रहती है। हाँ हाँ, तू तो ऐसे ही बोलेगी क्योंकि तेरी लाइफ तो सेट है ना। पति कमाता है, घर में नौकर चाकर है, काम के नाम पर 2 वक्त का खाना बनाना होता होगा बस तुझे, और यहाँ ना सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अरे मेरे घर में सास ससुर ननद पति सब है, और तेरे घर में सिर्फ तू और तेरा पति, 2 ही तो लोग हो। तुम उसमें भी कलेश क्यों कर रही है? क्या बताओ ना, ये आदमी पागल है। घूम फिर कर बस 40,000 कमाता है और मुझे कहता है गोवा घूमने चले क्या। अरे भाई, यहाँ सब फॉरेन जा रहे हैं और मैं गोवा जाऊं? 40,000 की सैलरी में जीजू तुझे लिए जा रहे हैं, अब क्या चाहिए तुझे? और कहीं भी जाए मन खुश होना चाहिए बस। तो ये इधर उधर हाथ पर तो मार ही सकता है ना। अरे छोड़ दे सरकारी नौकरी, कर ले प्राइवेट नौकरी, ज्यादा सैलरी आएगी तो हम बड़ी ट्रिप कर पाएंगे। अच्छा निधि, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, सोहिल मुझे बुला रहे हैं। नेहा सोहिल के पास जाती है। 4 बार कॉल कर चुका हूँ मैं तुम्हें, पर तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। ज़रूर निधि से बात करी होगी तुम। और किससे बात करूंगी? तुम बताओ क्यों बुलाया? तुम्हारी शर्ट पैंट, तुम्हारी टाई, तुम्हारा पर्स, सब कुछ तो यहाँ है। इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा था। जो लड़की मेरा इतना ख्याल रखती है, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी उसका ज़रा ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए iPhone 16। नेहा सुबह सुबह अपने पति से गिफ्ट पाकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने नए फ़ोन की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर, इधर आ बहू, ज़रा बैठ तो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी जी कहिए। अभी तुम दोनों घूम कर आए, उसके बाद तुम्हारे पापा जी ने कार ली और अब ये नया फ़ोन। ये सब कुछ ना स्टोरी पर लगाना ज़रूरी नहीं है बेटा, लोगों की नज़र लग जाती है। ऊपर से खाने की भी फ़ोटो लगाना, मुझे तो यह सब समझ में नहीं आता, ये क्यों ज़रूरी है? सॉरी पापा, अब ऐसा नहीं होगा। सॉरी डैडी। दोपहर के वक्त वृंदा नेहा के कमरे में जाती है और उसे अपने कपड़े लपेटते हुए दिखती है। कल क्या पहनने वाली हो तुम बहू? अभी तो नई नई हो तो रोज़ चटक मटक रंग के कपड़े ही पहनो। ये वाली ड्रेस मम्मी जी? अरे ये तो तूने परसों ही पहनी थी ना बहू। वो मम्मी जी, मैं उतने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। अरे तो चलो चलते हैं बाजार, तेरी ननद के लिए भी मुझे कपड़े लेने थे, तेरे भी साथ में ले लूंगी। और दोनों सास बहू शॉपिंग मॉल पहुंचती है, जहां इत्तेफाक से निधि उन्हें देख लेती है। नेहा और उसकी सास को साथ देखते ही निधि वहां आकर वृंदा के पैर छूती है। बड़ी खुश नसीब हो तुम नेहा, जो तुम्हारी इतनी अच्छी सास है। पता है आंटी जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी सास के पास रहूँ, पर मेरी सास मुझे अपने पास रखती ही नहीं, क्योंकि मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ प्रेम अकेली हो जाएंगे ना। अभी भी उन्हीं के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। जितनी देर निधि मॉल में रहती है उतनी देर वृंदा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। निधि रोज नेहा को फोन करती और प्रेम की चुगली करती, पर एक दिन तो वो अपना सामान लेकर नेहा के घर ही पहुंच गई। निधि तो यहाँ, क्या सरप्राइज दिया तूने? जीजू कहाँ है? वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले घर पर क्या करती तो यहाँ आ गई। तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। अरे भाई क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी इकलौती साली साहिबा जो है, मेरी बीवी की बेस्टेस्ट फ्रेंड। जाओ नेहा, निधि को गेस्ट रूम में ले जाओ। और नेहा के घर आती ही निधि पूरी तरह बदल जाती है। अपने ससुराल में 10 बजे उठने वाली निधि यहाँ सुबह 6 बजे उठकर किचन में जाकर काम करने लगती है। बर्तनों की आवाज़ सुनकर वृंदा रसोई में जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, या नेहा को। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे क्या चाहिए होगा, वो तो मुझे सुबह उठने की आदत है ना। उठकर देखा तो सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं नाश्ता बनाऊं। ये जूठे बर्तन मैंने धो दिए हैं, बस नाश्ता बनाना बाकी है। अरे बेटा, तुमने ये सब क्यों किया? नहीं 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 बेटा, ऐसे तो पाप लगेगा मुझे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या आंटी जी? और बड़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। मेरा तो मानना है जब घर में लोग हो तो नौकरों को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नौकर किस नज़र से हमारे खाने को देख रहा है ये कोई नहीं जानता। घर की रसोई तो पूरी तरह बहू के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो घर में बरकत होती है। अरे ये तो तुमने बड़ी ऊंची बात बोल दी बेटा। मेरी सास भी ना बिल्कुल यही कहती थी।
हमारे घर में भी बहुत नौकर थे, पर रसोई पूरी तरह मैं ही संभालती थी। अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी दुनिया में तुम जैसी लड़कियां हैं। सुबह नाश्ते के वक्त निधि नेहा को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद ही सभी को नाश्ता परोसती है। ये आपकी फेवरेट भरवा बैंगन अंकल जी। अरे तुम्हें कैसे पता चला बेटा? दिन भर हम दोनों की फोन पर बात होती है ना पापा जी, इसे तो पता चलना ही था। आज तो मेरा भी फेवरेट नाश्ता बनाया। ऐसा लगता है मानो निधि भाभी ने सभी की मनपसंद का नाश्ता बनाया है। थैंक यू निधि भाभी। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है निधि भाभी। कुछ दिन और भी हो, फिर सिर्फ भाभी कहोगी तुम मुझे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज जैसे ही निधि को एहसास होता है कि सोहेल बालकनी के पास से गुजर रहा है, वो फोन पर बात करती हुई रोने का ड्रामा करने लगती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रेम? प्लीज यहाँ आ जाइए, सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा तो मैं आ जाऊं, पर आप तो मुझे अपने घर पर रखना ही नहीं चाहते। मम्मी को फोन भी नहीं कर सकती। यहाँ भी कितने देर रहूंगी मैं? अरे क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? और फोन पर जीजू है क्या? कोई बात हुई है क्या? मैं उनसे बात करूं? प्लीज प्लीज आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। पता नहीं कैसे ड्रिंक करने की आदत लग गई है इन्हें। पूरी रात घर पर नहीं आते और एक सुबह ऐसे ही नशे में मेरे सामान के साथ इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, तो यहाँ आ गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी जीजू। अरे मैं टेंशन क्यों लूंगा निधि, और ऐसे पियकड़ के पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा मन ना करे। मैं एक नौकर को भेजकर तुम्हारे घर से तुम्हारी बाकी की चीज़ों को यहाँ मंगवा लेता हूँ। और रोते रोते निधि सोहेल के गले लग जाती है। सोहेल उसे संभालता हुआ कमरे में लेकर जाता है और उसी वक्त नेहा ये सब कुछ देख लेती है। अब आएगा मजा। शाम के वक्त जहाँ सभी साथ में बैठे थे, निधि कहती है, चलिए ना माँ बाबा अंताक्षरी खेलते हैं। अब मेरा मतलब है अंकल आंटी जी। अरे क्यों बेटा, बाबा नहीं कह सकते क्या तुम मुझे? हम भी तो तेरे माँ बाबा समान ही है। बाबा बाबा तो मेरी इस दुनिया में रहे ही नहीं अंकल जी। फिर तो तू आज से मेरी बेटी हुई। सभी एक साथ मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं और शाम बहुत ही खूबसूरत गुजरती है। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर नेहा सभी को खाना परोसती है, जिसे खाते ही वृंदा कहती है, अरे बहू तू एक बार निधि से पूछ लेती कौन सा मसाला डालती है वो सब्जी में। उसकी सब्जी तो भाई उसकी सब्जी ही है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मैं भी यही कहने वाला था। पूरे घर में अब निधि निधि होने लगा था। रात रात भर अब सोहेल निधि के कमरे में ही लूडो खेलता। ये सब देखकर नेहा का शक बढ़ने लगा था और उसके शक को और बढ़ा अगली सुबह निधि नेहा से कहती है, तुम्हारे और जीजू के बीच चीजें ठीक नहीं है क्या नेहा? सब ठीक है, क्यों? तो फिर वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या? और नहीं तो क्या, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम देखना नहीं चाहती, पर जैसे जीजू मुझसे बात करते ना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम कभी पसंद भी थी। ये सुनते ही नेहा सोहेल के कमरे में जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। जब मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं तो शादी क्यों की तुमने सोहेल? मना कर देते। क्या? हाँ देख रही हूँ मैं, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। छी सोहेल, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? वाह, खुद अपना पास्ट मुझसे छुपाया और मैं छी। नेहा और सोहेल के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब क्या हरकत है सोहेल? आप अपनी बहू से पूछिए पापा, मुझ पर इल्जाम लगा रही है जबकि खुद इतने राज है इसके। मेरे राज? मेरे पास्ट को लेकर बोल रहे हो तुम, और खुद यहाँ गुलछरी उड़ा रहे हो, वो भी मेरी सहेली के साथ। शट अप नेहा, चुप हो जाओ। तुम्हारा पति है वो सोच कर तो बोलो। और जीजू ये आप दोनों के बीच की बात है, आप लोग बैठकर सुलझाइए, हम चलते हैं। सीखो कुछ, अपनी सहेली से सीखो, कितनी समझदार है वो। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये अच्छी लगेगी ही। ज्यादा मत बोलो नेहा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे इतनी कमजोर मत समझना कि तुमने हाथ उठाया और मैंने मार खा लिया। एक उल्टे हाथ का दूंगी और पुलिस थाने भी ले जाऊंगी। अपने पति से कैसे बात कर रही हो तुम बहू? आप भी तो यही चाहती थी ना मम्मी जी, अब तो खुश है ना आप? और 1 मिनट में नेहा का पूरा परिवार टूटने को हो जाता है। बातें बिगड़ती ही चली जाती है, यहाँ तक कि सोहेल गुस्से में अपने लॉयर को बुला लेता है।
शादी को 4 महीने भी नहीं हुए तुम दोनों के। थोड़ा आराम से सोचो बेटा, शादी को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना बस। आप नहीं जानते अंकल, ये दिखता कुछ और है पर है कुछ और। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पर? हे भगवान, लोग क्या सोचेंगे? हमारे घर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब डिवोर्स पेपर्स निकालिए अंकल। जिस लड़की को मेरे कैरेक्टर पर शक है, मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं नेहा, अभी के अभी। तभी दरवाजे से प्रेम अंदर आता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये गलती मत करना। तुम यहाँ कैसे? तुम क्या मुझे जीने भी नहीं दोगे? इन्हें मैं लेकर आई हूँ, और ये सब हमारे घर पर क्या हो रहा है ये यही बताए तो अच्छा है। पैसे की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है निधि। ये सब निधि के कारण हो रहा है। उसने ही नेहा और सोहेल के बीच ये गलत फहमी भरी है, क्योंकि वो चाहती थी कि नेहा सोहेल को छोड़ दे ताकि निधि सोहेल से शादी कर सके। निधि को मेरा क्लर्क होना कभी पसंद नहीं आया। उसके दिमाग में चलता था तो बस नेहा का ससुराल, नेहा की रईसी, नेहा की प्रॉपर्टी। पर उसके दिमाग में कब नेहा का पति आ गया, ये मैं नहीं समझ पाया। निधि और उसकी माँ दिन भर मिलकर इसी बात की प्लानिंग करती कि वो कैसे नेहा का घर तोड़वा सके। मैंने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की, पर नहीं रुकी वो। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके पीछे आया तो वो मुझे दहेज के इल्जाम में जेल पहुंचा देगी। मुझे तो लगता रहा कि वो अपने मायके में है। कल रात को जब पीहू का कॉल आया और जैसे ही उसने मुझे बताया कि वो आपके यहाँ है, मैं सब समझ गया। ये सुनते ही नेहा खड़ी होकर निधि को एक तमाचा मारती है। निकल जा मेरे घर से, मेरा घर तोड़ने आई थी तू? प्रेम, ये पकड़ो डिवोर्स के पेपर्स। इसमें मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी कर दो। और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सोहेल धक्के मारकर निधि को अपने घर से निकाल देता है, और प्रेम तो उसे पहले ही अपने मन से निकाल चुका था। निधि का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ती।